तो पहला हमने क्या किया था, पहला केस जो हमारा था क्या था, याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यही था ना। किसी पॉइंट चार्ज के कारण से किसी आर दूरी पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। भाई अगर मान के लिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, मान के चलते हैं इस पे चार्ज कितना है, सिंपल सा क्यू है। अब इससे आर दूरी यहाँ पे मान के चलिए आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे। निकालने का तरीका क्या है, एक तो नॉर्मल है, हमको पता है कैसे निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन, गॉस लॉ को उपयोग करके कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उनका तरीका क्या था, उन्होंने कहा हम गॉसियन सरफेस मानेंगे, डिपेंड करता है आपका वो चार्ज कैसा है। पॉइंट चार्ज है तो हम कैसा मानेंगे, स्फेरिकल मानेंगे। लीनियर है तो कैसा मानेंगे, सिलेंड्रिकल मानेंगे। स्फेरिकल है तो बड़ा स्फीयर, जहां पे निकालना वैसा स्फीयर मानेंगे। तो ऐसे हम तरह तरह की चीजें हम गॉसियन सरफेस मान के हम इसको करते हैं। तो हमने जब इसके लिए किया था, ये हम कर चुके हैं। इसके लिए हमने क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस हमने लिया था विथ रेडियस आर। अब ये आर क्या है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, यही था। और हमने यहाँ पे छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं, जहां पे हम जानते हैं कोई भी अगर सरफेस ले रहे हैं तो वहां पे उस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। किसी भी सरफेस, इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा। इस सरफेस का नॉर्मल इस तरफ है, नीचे का सरफेस ऊपर है नॉर्मल। सेम ऐसा यहाँ पे क्या होगा, एन कैप और ई की डायरेक्शन। अगर हम पूछे कि ई और एन कैप में बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ऐसा ही निकाला था, याद है ना। सिंपल सा रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। गॉस लॉ क्या कहते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस के लिए ऑलवेज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। टोटल चार्ज है कितना, क्यू है, दैट इज क्यू नेट बाई एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, मॉड ई एन कैप, कैप है अब डॉट नहीं है इसके बीच में, मॉड कर दिया ना। एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। 0 डिग्री है ना। और क्या होगा, डीएस होगा यहाँ पे क्यू नेट। टोटल क्यू कितना है, क्यू है एन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा किया था ना हम लोगों ने, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, कम से कम याद तो रहे आपको। दूसरा क्या है, ये हमारा ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके आसपास अगर दूरी को हम चेंज ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, नहीं होगा कभी। जैसे मैं कहूं, मान चलिए ये चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज ऐसा है, ठीक है, मान के चलिए पॉइंट चार्ज है ना, मान चलिए चार्ज ऐसा है। अगर इसके आर दूरी पे यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0, जो कि कांस्टेंट है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि इसको चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। अगर यही दूरी समान रहे तो यहाँ भी सेम होगा, यही दूरी यहाँ भी हो तो यहाँ भी सेम रहेगा, सब जगह सेम होगा कि नहीं। तो ये दूरी पे डिपेंड करता है, अगर दूरी चेंज ना हो तो हम कहे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज होगा नहीं। सिमिलरली यही केस यहाँ पे है कि जब ये पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर हमने क्या बनाया, एक सरफेस बनाया है, गॉसियन सरफेस बनाया है। स्फेरिकल सरफेस है, इसे क्या बोलते हैं, गॉसियन, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। तो ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस होता है, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं भाई, गॉसियन सरफेस हमको दिया हुआ है, दूरी सब जगह सेम है, तो क्या ई हमारा आर के साथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम और अच्छे से इसको बोलें तो यहाँ इस केस में ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देन ई कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन से हम बाहर निकाल सकते हैं इसको। और हम जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। मतलब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएस, टोटल सरफेस का डीएस कितना होगा। और यहाँ पे जो हमने चार्ज, टोटल हमको चार्ज पता है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है,
जहां पे हमको निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका सरफेस की बात करते हैं, ये सरफेस होगा। ये स्फेरिकल सरफेस कितना बनाएगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा इसका। जितना स्फीयर का सरफेस होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर किसको लिया, ये वाली दूरी आर है ना, यहां से यहां तक वही लिया है हमने। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो। हम्म? तो इस तरीके से हम इसको निकाला जा सकता है। अब यहाँ से दिख रहा होगा ना आपका जो रिजल्ट आएगा, वैसा ही है जैसा आपने पढ़ रखा है पहले ना, सेम है। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या सही नहीं है। अगर इसे वेक्टर में लिखना चाहे तो यही क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यूनिट डायरेक्शन जिधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो हो जाता है आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, आर कैप। ऐसे ही यही तो आता है ना। तो ये है गॉस सर का एप्लीकेशन एक, जिसकी मदद से हम ये सब निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है एक बार, बल्कि और हमने इसीलिए आपको करवाया कि अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भी आपने पढ़ा होगा ना, समझ में आया था, आज समझ में आया ना क्या। इसका हेडिंग है, पता है ना क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बराबर। इसमें कोई दिक्कत, ये हमने पहला पढ़ रखा था। देखिए ये जो पेपर है, आपको मैं एक बार और बताता हूँ आपको कि ये पेपर में मैंने कितने 9 यूनिट मैंने बताया था। ये वैसा नहीं है कि आप रटेंगे कुछ। अभी मैं तो अभी बता भी रहा हूँ, ये सिंपल लग रहा है, लेकिन सिंपल है पूरा का पूरा पेपर। तब सिंपल है जब आप उसको समझते हैं। पहले समझिए उसको, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कुछ आपको याद करने की पूरे पेपर में आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम इसमें वेक्टर शामिल है, मैथमेटिकल फॉर्म शामिल है, वेक्टर कैलकुलस का उपयोग है, बाकी जो थ्योरीज हैं अलग अलग साइंटिस्ट की उनका थोड़ा सा उपयोग है। बाकी ये एकदम सिंपल पेपर है, कुछ भी इसमें बहुत बड़ा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। कितना मैथमेटिकल सिंपल ढंग से आप करते चले जाइए। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, सबका सब कुछ ऐसा ही है, कहीं चेंज नहीं होगा। तो इसको आप समझेंगे ज्यादा। बाकियों में देखिए नोट्स पतली बनेगी, अभी लास्ट में देखिए इसमें क्या होगा, अगर चलता रहा तो ये नोट्स थोड़ा सा बड़ी बनती है, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल है। इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं कि हाँ ये वाला पढ़ के चले जाएंगे ये हो जाएगा। मैंने कहा एक पार्ट में 10-10 सवाल आते हैं, एक एक 0.5 नंबर के आते हैं, मतलब आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा पूछते हैं आप इसको। अभी तो नहीं देख सकते, लेकिन जब आप अनसॉल्व लेंगे देखेंगे वहां पे सब कुछ आपको दिखेगा। पेपर आप जब पुराने सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, ये हमारा पहला एप्लीकेशन था। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर था जो कि क्या था, नॉन कंडक्टिंग था। नॉन कंडक्टिंग है तभी उसके अंदर चार्ज है ना, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात सॉलिड है मतलब अंदर चार्ज है। तो उनका कहना यह था, मान के चलिए ये कोई हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसा है, तो इसके अंदर चार्ज होंगे, जाहिर सी बात है। हर जगह चार्ज हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो इसके कारण से हमें निकालना होता है कि भाई मान के चलिए इसका रेडियस कितना है, आर है। तो इसके कारण से हमें किसी इस पॉइंट पे निकालना हो सकता है, बाहर के पॉइंट पे, इसके सरफेस पे, इसके किसी अंदर के पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये भी आपने सीख लिया है। तो यहाँ पे पहला तरीका क्या होता है,
हम पहले देखते हैं अगर चार्ज यहाँ पे है किस तरीके से है, चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से है। तो यहाँ हम एक टर्म डिफाइन किया था हमने, उसे बोलते हैं हम लोग रो, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्योंकि पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है तो इसे बोलते क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे फिर आगे दिक्कत आएगी। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी हिस्से से अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम एरिया यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं, छोटा सा यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से काटते हैं ऐसा थोड़ा सा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझते हैं कि हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, वही क्यूबिक सेंटीमीटर का सीसी कहलाता है। तो यहाँ पे अगर मान के काटा है हमने, यहाँ पे काटा है, तो जो दोनों पे चार्ज आएगा, ऐसा ही नंबर बोल रहा हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर वहां पे 10 कूलाम चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ भी कितना आएगा, 10 कूलाम। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसी का मतलब होता है ना, इसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली जो है फैला हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि इस कोने में ज्यादा है इस कोने में कम है, जितना है सब जगह क्या है, सेम टू सेम है। तो ये हमारा रो कहलाता है। रो हमारा यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, की पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैसे है, रो से दिखाया जा रहा है। अगर इसके आधे वॉल्यूम पे चार्ज का वैल्यू पूछी जाए तो हम बता सकते हैं। जैसे हमने बताया था 1 पेन 5 रुपए की है, तो 10 पेन कितने की होगी, 50 की। 45 भी करवा सकते हैं आप। नहीं, तो अगर 1 पेन 5 रुपए के, 10 पेन कितने की होगी, 50 रुपए की। सेम ऐसा है, अगर आपसे पूछा है आधे में कितना चार्ज होगा, अगर इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, आधे का जो हिस्सा होगा उतने का वॉल्यूम से हम अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, आधे में चार्ज कितना है, पूरे का निकालना है, पूरे का गुणा कर दी। कितना बढ़िया है, पता है। इसीलिए हम एक टर्म डिफाइन किया है हमने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमको इतना पता है। अब हम निकालते हैं भाई इसके अलग अलग जगह पे कितना पॉइंट होगा, हमने पूरा लिखवा रखा है हमने, कि हम लेट अस कंसीडर द चार्ज ऑन कैपेसिटी, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, दैट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। एंड वी ड्रॉ ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, जहां पे हमको पहले केस में निकालना है। अब वो अलग अलग जगह हम ड्रॉ करेंगे, बाहर निकालना है तो बाहर एक गॉसियन सरफेस होगा, सरफेस पे सरफेस बना लेंगे, अंदर निकालना हो अंदर। अब बाकी का काम कौन करेगा, हमारे गॉस सर करेंगे, उनका फार्मूला काम कर देगा, हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं, केवल पेन चलाना है बस, ठीक है। तो पहला हमारा इसमें होगा कि पहला ये करते हैं हम लोग कि जब हमारा क्या हो, आर, आर वेरिएबल है, आर कहीं भी हो सकता है, अंदर बाहर जहां भी हो, सरफेस पे हो सकता है। तो पहला केस आर को हम क्या मानते हैं कि जब क्या हो, आर कैपिटल आर से बड़ा हो, जहां पे कैपिटल आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है। ये किसका रेडियस है, जिस स्फीयर पे चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिस पे ये चार्ज है, उसी का ये रेडियस है, सही है। तो इस केस में अगर ऐसा है तो हम लगाएंगे क्या, गॉसियन सरफेस, गॉस का लॉक लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, एस ई डॉट डी एस ऐसे लगा सकते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू नेट, जितना चार्ज अंदर है अपॉन में, यही तो फॉर्मूला है कि नहीं। या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं, बताइएगा सही है कि नहीं है। अभी तो यही लिख रहे थे ना हम लोग कुछ देर पहले, ये सही है। हम्म, कैसे लिखा, क्योंकि हम जो यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, सरफेस एलिमेंट, जैसे जहां पे हमने गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, ये है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अगर इसके किसी बाहर के पॉइंट पे हमको निकालना है कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं ऐसा। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक एक लेते हैं एलिमेंट, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, डी एस वेक्टर। और इसमें क्या होता है, ये डायरेक्शन एन कैप होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जानते हैं। यहाँ पे जो भी चार्ज पॉजिटिव हमने दिखा दिया है, निगेटिव भी लेंगे तब क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ई होगा। और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री। तो ये ऐसा बाहर के लिए हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारा चार्ज फैला हुआ है पूरा, ये टू
पूरी दूरी इस केस में आर है। सही है ये, ई डॉट एन कैप डी एस। अब हम जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, पता है ना आपको? ए डॉट बी क्या होता है? जिससे पूछेगा वही बताएगा। और एंगल होता है दोनों के बीच में। सही है। अब यहाँ पे हम जानते हैं ये एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या होगा? वन होगा। ये भी क्या होगा? वन होगा। तो हमारा जो टोटल रिजल्ट यहाँ पे आएगा बन के वो कितना आएगा? अब यहाँ पे फिर से मैं बात वही करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक सेंट्रल फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या है? उसका डिफाइन जब डिफाइन किया होगा मैकेनिक्स में, कैसा डिफाइन किया होगा कि ऐसा फोर्स जो कि किस बात पे डिपेंड करता है? केवल दूरी से, किसी फिक्स पॉइंट से दूरी पे डिपेंड करता है। उसका जो फोर्स भी होता है या तो टूवर्ड्स द सेंटर होगा या आउटसाइड, उससे बाहर की ओर होगा। बस यही होता है ना सेंट्रल फोर्स, जहां पे दिखाते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू एफ आर इंटू आर कैप समथिंग। याद है कि नहीं? कि अगर एफ आर पॉजिटिव है या निगेटिव है, उससे क्या? निगेटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्टिव है। पॉजिटिव है तो रिपल्सिव नेचर का होगा। मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ना। तो सेम देखिए वही यूज यहाँ पे है। जब ये केवल दूरी आर पे डिपेंड करता है तो उसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना। इस पे इस जैसे मान लीजिए स्फीयर है, इस पे कहीं भी घूमिए दूरी क्या रेडियस चेंज हो जाएगा? अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो काहे स्फीयर बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग। अगर सर्कल हम बनाते कहते हैं हाँ पॉइंट से सेंटर से दूरी चेंज हो रही है, तो सर्कल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे ई चेंज ही नहीं होगा, तो ई हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। ई कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, वहां इसे लिखना हो भी होगा तो निकाल लेते हैं। बाहर हो गया। ये वन है, ये वन है। बाकी हमारा बचता क्या है यहाँ पे? केवल जो जहां पे हमको निकालना है इस सरफेस को लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू नेट होता है। जितना चार्ज अंदर टोटल है, अब कितना है ये निकालना होगा। हम्म। चले आगे। हम्म। तो अगर इसके आगे हमको निकालना है तो थोड़ा सा हमको पेज ऊपर करना होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा, सिंस हमें पहले क्या फाइंड कर, ये तो हमको पता है, ये पे जहाँ पे हमको निकालना होता है जिस पॉइंट पे, उस गॉसियन सरफेस का हम जो है पूरा सरफेस लेते हैं। ये हमें क्यूनेट निकालना होता है कि भाई उस सरफेस के अंदर, मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, इस सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज किया जा रहा है, कितना चार्ज है। यहाँ तो चार्ज नहीं है ना, इसी के अंदर है। जो इसके सरफेस होगा या इसके अंदर होगा वही हमको निकालना है। इसके विषय में हमें क्या जानकारी है? इसके विषय में हमको ये जानकारी है कि इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमको पता है। ये हमको पता ये है ना, ये हमको पता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब वो हमको निकाल सकते हैं हम लोग। तो वो हमको निकाल सकते हैं सिंस क्यू नेट हमको फाइंड करना है, टोटल चार्ज कितना है उस सरफेस के अंदर। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में कितना चार्ज है, छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में कितना चार्ज है, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट है, हर जगह सेम है। तो यहाँ से हम डी क्यू अगर निकालना चाहें तो डी क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? रो इंटू डी टाउ, यही होगा। या हम इसी को कह सकते हैं कि भाई अगर इसका इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम के लिए कर दिया जाए, कौन से वॉल्यूम के लिए कह रहा हूं मैं? छोटा हो गया क्या ज्यादा? दिख रहा है? हाँ। तो ये है। तो कौन से वॉल्यूम पे? जहां पे चार्ज है उसी की बात करें, ये नहीं पूरे इसको वॉल्यूम को ले लेंगे। भाई चार्ज जहां पे, इसी में है ना चार्ज।
मैं कहता हूँ कि गॉस सर का नियम क्या था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन या फ्लक्स बोलते हैं उसी को, भाई किसी चार्ज से ऐसा इमेजिन किया गया है, दिखता तो नहीं हमें, कि इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था जब कूलाम का नियम हमने आपको पढ़ाया था, तब बताया था ना क्यों लाया गया था ये कॉन्सेप्ट डिफाइन करने के लिए, कि आप आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फेल ना कर दे। जिसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होते हैं कि द इंफॉर्मेशन एनी इंफॉर्मेशन कांट ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कोई भी स्पीड, कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने कहा तो उस कॉन्सेप्ट के लिए इसको लाया गया था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हम यहाँ पे, उन्होंने कहा गौस सर ने कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, और ये क्या कर रहा है, चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। चार्ज है कहाँ पे, यहाँ पे है। तो जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है उस चार्ज को लिखते हैं। हमें इसके वॉल्यूम से मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है, जितना चार्ज हो, जितने वॉल्यूम है उसी को रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, इतने पूरे वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला छोटा वाला, उसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू नेट आएगा, क्यू नेट आएगा वो कितना आएगा, ये क्यू नेट लिखा है हमने, भाई रो हमको पता है, और इसका इंटीग्रेशन ये तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा। इसका जब करेंगे तो ये पूरे वॉल्यूम के लिए होगा, और पूरा वॉल्यूम है कितना उसका। अच्छा मैं पूरा करके दिखाता हूँ। ये क्या होगा, रो डी टाउ होगा, यहाँ पे टाउ आएगा, इसका पूरा वॉल्यूम है। क्यू नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई रो क्या है, पहले हमने कहा था रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ इंटीग्रेशन साइन में। क्या ये समय चेंज हो रहा है पूरे वॉल्यूम पे, कि यहाँ पे ले चार्ज कुछ दूसरा, या नीचे ले कुछ दूसरा, बगल में ले कुछ दूसरा, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो हमारा बाहर आएगा, आएगा, और डी टाउ पूरे वॉल्यूम के लिए। अब हम जानते हैं इसका वॉल्यूम कितना है। कोई स्फीयर है, उसका रेडियस आर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³ देन यहाँ पे क्यू नेट हमारा हो जाएगा रो एंड 4/3 पाई कैपिटल आर होगा। ये हमें चार्ज निकल गया, टोटल चार्ज हमारा ये। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 माने, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो हमारा काम बन सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा बाहर। कितना होगा, ऐसा कोई स्फीयर हो जिसपे नॉन कंडक्टिंग है, उसमें अंदर चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, जो भी चार्ज है उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, रो है, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमको पता चल जाएगा, एकदम आसानी से पता चल रहा है आपको। इसमें रख दीजिए, तो आगे लिखेंगे हम लोग। ये हो गया, हो गया ना, नोट कर लीजिए। हो गया, आप देखिए। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा ई तो बाहर रहेगा, इससे बात कर रहा हूँ। और ये जो हमारा है डीएस, मैंने पहले ही बताया, बार बार बताया है, ये जब लगाते हैं ये डीएस कहाँ का होता है, जहां पे निकालना हो तो उसका मतलब, ये रेडियस मान के आपको सरफेस निकला है, जहां पे निकालना है कैप स्मॉल आर वाला, वो कितना हो जाएगा सरफेस, अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई। ये सही है कि नहीं बताइएगा, इसकी जगह हमने लिखा है, सही है। एंड क्यू नेट हमारा कितना होगा, रो 4/3 πr³ और नीचे कितना होगा एप्सिलॉन।
तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे निकल के जो आएगा वो हो जाएगा, यहाँ से कटेगा कुछ नहीं ना, रो एंड आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही आया था। ये किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में। अगर हम इसे को वेक्टर लिखना चाहें तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते इसको? बताइएगा कि भाई रो आर क्यूब एंड 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड दैट इज आर क्यूब। सही है ये? इसका वेक्टर नहीं, अरे वो कांस्टेंट है ना, वो तो इसका रेडियस है ना, जो कि हमारा गोला हमने लिया है, वो कहाँ से चेंज होगा? वैरी तो ये करेगा ना, अब ये बाहर जाके बाहर वैरी करेगा, हो सकता है यहाँ पे हो आर, हो सकता है यहाँ पे हो। अब आउटसाइड के सब पॉइंट, बहुत पॉइंट है, इसका तो वही है ना, वो रेडियस रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा ना आर। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट दोनों है, इस पे वैरी करेगा आर स्क्वायर पे। हम्म? तो ये हमारा किसी बाहर के पॉइंट पे हमने निकाला, क्या इसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आ रही? बहुत अच्छा। क्या ये कलर आपको दिखता है? ये कलर दिख रहा है? दिख रहा है? दिख तो रहा है इसमें। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसी में हमने दूसरा केस पढ़ा था। दूसरा केस हमारा क्या था? जब अब दोनों में की मान सकते हो सकता है कि आर मान ले कि जब आर क्या हो, आर कम हो या ज्यादा हो। कौन सा केस माने पहले? इक्वल वाला। जब आर इक्वल्स टू आर हो, मतलब ये किस पॉइंट की बात कर रहा है? ये सरफेस की बात करे, जब सरफेस पे हो तब। यही तो बात है ना इसमें, जब सरफेस की बात करेगा तब ऐसा केस आएगा। तो यहाँ पे कैसा होगा, कुछ जो सिस्टम होगा हमारा कुछ ऐसा, ये हमने पहले भी बना रखा है। तो यहाँ पे हमारा चार्ज है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? आर है। इस बार हमको यहीं पे निकालना है, तो यहीं पे हम गॉसियन सरफेस मान लेंगे कि यही है गॉसियन सरफेस, इसी के ऊपर है। डॉट डॉट रहेगा तो डॉट डॉट दिखेगा कभी एक प्लेन लाइन पे? भाई जहाँ पे डॉट डॉट है, बीच वाला खाली स्थान वही भर दे रहा है, तो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन गॉसियन सरफेस है। और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है। इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा सरफेस लेंगे और ये है हमारा सरफेस। अगर इसको हम डीएस सरफेस लेते हैं तो यहाँ हमारा इसका डायरेक्शन एन कैप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, हमने पॉजिटिव लिया है, तो बाहर की ओर होगी इलेक्ट्रिक लाइन, दैट इज ई। और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कोई बात इसमें है, दिक्कत है? नहीं। बाकी का काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं, फिर से वही लगाएंगे हम लोग कि भाई हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। ई डॉट एन कैप डीएस, और ये कितना हो जाएगा? क्यू नेट अपॉन, यही होगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई, अगर इसको तोड़े तो ई, फिर एन कैप का मॉड मतलब ए मॉड ए मॉड बी, और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और वो लिखा हुआ 0 कॉस 0। एंड यहाँ पे क्या होगा? डीएस होगा। और यहाँ पे होगा टोटल चार्ज जो भी है उसके अंदर इस बार, अपॉन में। सही है। ये जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और ये हमारा क्यूनेट है, यहां से हम निकाल सकते हैं
मॉड ई को बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों निकाल सकते हैं, तो ये पता है ना क्यों निकाल सकते हैं। कितनी बार एक ही बात बताएंगे। और ये कितना होगा, ds। और ये हमें निकालना है क्यू नेट कितना होगा अपॉन में एप्सिलॉन। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं तो हमें क्या निकालना है, क्यू नेट निकालना है। इस बार क्यू नेट कितना होगा, तो क्यू नेट क्या होता है, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस, और कितना होगा, वही है जो स्फीयर है, उतना ही तो चार्ज होगा उस पे। इस बार उतना ही होगा, कहाँ चेंज होगा इस बार। और जहां पे निकालना है वो भी वही है, तो आइए निकालते हैं इस पे। तो जो क्यू नेट होगा यहाँ से, सिंस क्यू नेट, हम क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वॉल्यूम हो। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू। ये तो सेम ही है पिछले वाले जैसा, क्योंकि चार्ज थोड़ी ना अंदर चेंज हो जाएगा कि अंदर आएंगे तो, और मतलब सरफेस पे आगे चार्ज चेंज हो गया, नहीं हुआ। ये बाहर रहेंगे तब भी चार्ज उतना है, सरफेस पे है तब भी चार्ज उतना है, हम उसके अंदर जाएंगे तब चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तो सेम रहेगा। हम्म, सही है ये। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 1 and 2, ये कितना हो जाएगा, और ये ds कितना होगा, ये जहां पे निकालना हो वहां पे कर लेते हैं। तो इस बार तो सेम है। हम्म, कितना हो जाएगा ये, अब चाहे आर लिखें चाहे कैपिटल या स्मॉल आर, चाहे जो लिखें हम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये कितना हो जाएगा, 4/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो 4/3 पाई आर अपॉन में, यही है। कोई दिक्कत हो बताइए मुझे। ये कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा कितना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये होगा। ये सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा होगा जब r इक्वल्स टू आर है। ये सरफेस पे क्या होगा, यही होगा, ठीक है। बाकी अब हम देखेंगे, ये कहाँ पे है, सरफेस की बात हमने की, तो ये कांस्टेंट है। सरफेस पे क्या है, कांस्टेंट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वो चारों तरफ वही रहेगा, क्योंकि सरफेस पे ही रहेंगे किसी पॉइंट पे। तो ये हमारा हुआ कौन सा, दूसरा। इसी तरीके से हम देखते हैं तीसरा केस क्या है। तीसरा केस क्या होगा, जब आर हमारा क्या हो, लेस देन आर हो। मतलब इस बार हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे, मतलब इस बार आर हमारा कैपिटल आर ए है, और निकालना हमको कहाँ पे, इसके अंदर के पॉइंट पे निकालना। तो इस बार हम सरफेस कैसा लेंगे, ये लेंगे, सही है। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट, और यहाँ पे होगा एन कैप, और यहाँ पे होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। फिर से अप्लाई कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें, अभी नहीं होगी, कल परसों तक होगी, ठीक है। ये कितना हुआ, ये बाहर निकल आएगा भाई, मॉड ए एन कैप कॉस 0 एंड ds, एंड ये हो जाएगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमारा ई जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है।
और ये एन कैप 0, ये 1 होगा, ये 1 होगा, और यहाँ पे बचेगा हमको क्या, ds। अब यहाँ पे हमें क्यू नेट निकालना है, अब एप्सिलॉन नॉट, दोनों को फाइंड करना है, इन दोनों को फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, ये तो होता है जहां पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। ये कौन सा पॉइंट है, जितना इसके अंदर चार्ज हो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, आप ये पूरा नहीं लेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो अगर इस बार हम क्यू नेट को निकालना चाहें तो कितना होगा भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जितना हम वॉल्यूम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं इस बार, 4 पाई आर क्यूब, यही तो है वॉल्यूम जो अंदर ले रहे हैं इसके। और इससे हमारा चार्ज निकल गया। इसको अगर हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानिए, और यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये रहेगा। और ds की जगह हम क्या लिखेंगे इस बार, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये है, ये कट जाएगा आपका, कट गया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई वेक्टर मैग्नीट्यूड में, और ये कितना हो जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको ये वाला याद रखना चाहिए, आगे हम बताएंगे कहाँ पे ये काम आएगा। अगर इसी को हम, ये स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म है, अगर इसी को वेक्टर लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर लिख देंगे हम। ये सही है कि नहीं, चेक करिए। नहीं सही है, क्यों, अच्छा देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये ऐसा लिखा है तो हम ऐसे लिख देते थे कि नहीं, ये सही था। यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये कट जाएगा। अब सही है, सही है ना, ये क्या बोलते हैं अब इसको, वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारा यहाँ तक जो है दिक्कत थी। अगर हम देखना चाहें ये कैसे वैरी करेगा, यहाँ पे देखिए लीनियर वैली कर रहा है, सरफेस पे आके एक जगह कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या घट जाएगा 1/r² के हिसाब से। तो अगर इसका हम कर्व देखना चाहें तो हमारे 3 तरीके के इक्वेशन आए होंगे ना। देखिए पहला कैसा आया होगा, चलिए हम कर्व को बाद में देखेंगे, ठीक है, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, पहले इतना नोट करिए आप लोग, आगे हम लोग बाद में देखेंगे। आगे हमको इसमें अभी 3 एप्लीकेशन और पढ़ने हैं, ठीक है, नहीं 3 नहीं, 2 बाकी है, एक और रिवीजन कर देंगे, उसके बाद काम खत्म, उसी दिन हम 2 और पढ़ लेंगे, ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे। आज के लिए